Hello everyone, welcome to my YouTube channel Educate Classes. Today we are going to discuss about the previous year question paper from question number 11 to 20, right? So in this entire video, बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक. हम 2020 का दिसंबर में जो हमारा RIMC का बेटा एग्जाम होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, फर्स्ट वीडियो ऑन दिस. सो उस वीडियो पे हमने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमको किस तरीके से करने हैं पार्ट में, राइट? सो इस वीडियो पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आपको डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो पे मिलने वाला है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल UVW is drawn inside a square STUV. What is the value of angle VSW? ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल VSW की, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? वी हैव टू मेक वन स्क्वायर, राइट? लाइक दिस. हमको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा. स्क्वायर इज व्हाट? विच इज हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. सो दिस इज वन स्क्वायर. सो मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा. इसके अंदर क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल UVW इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर. एक स्क्वायर के अंदर क्या बनाना है बेटा? इनसाइड ए स्क्वायर एक क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है UVW का. तो पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये मैंने कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से इस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो है कितना? ध्यान से देखो, वो है कितना बेटा? UVW हमने इसका नाम दे दिया. क्लियर है? तो अब ये स्क्वायर क्या है? STUV क्या है? स्क्वायर है. और ये क्या है बेटा? UVW एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो एक बात ध्यान रखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड बराबर होगी. इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये आपको पता होगा. और कितने होते हैं एंगल? ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. ऑल राइट. So it means this angle is 60 degree, this angle is 60 degree and this angle is also equal to 60 degree. क्लियर है बेटा? एक और इम्पॉर्टेंट चीज, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? स्क्वायर के जो ईच एंड एवरी एंगल होता है दैट शुड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए. और बेटा ये भी 90 होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो स्क्वायर के क्या होते हैं? ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री. ऑल राइट. तो ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अदरवाइज मे बी पॉसिबल कि हम मिस्टेक करें. क्लियर है बेटा? तो अगर जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो मिस्टेक कर सकता है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा. देखिए बेटा, तो दो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई. इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? सारी साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. और स्क्वायर का क्या है? ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल VSW? VSW का जो एंगल है, मान लीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूं, आई हैव टू ज्वाइन इट बिकॉज मुझे VSW बेटा मुझे ये इस एंगल को बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल. ऑल राइट. ये एंगल के बारे में मुझे बताना है कि ये एंगल कितना होगा. मुझे बताना है कि एंगल VSW कितना होगा. क्लियर है? ये मुझे फाइंड आउट करना. तो एक बार बताइए, अभी अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा और बेटा ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. क्लियर है? और अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि स्क्वायर पे STUV एक स्क्वायर है, उसका ये कंप्लीट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है. तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल WVS इज इक्वल टू, बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये एंगल हो जाएगा 90. टोटल एंगल 90 है. इफ आई सब्ट्रैक्ट 90, सी 90 डिग्री, इफ आई सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम दिस 90, बेटा कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री. इस 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री. वेरी गुड, ये आ गया 30 डिग्री. ऑल राइट. ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखो, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर की बेटा सारी साइड इक्वल होती है. तो अगर ये मान लीजिए ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सारी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी. इसका मतलब क्या है कि अगर ये सारी साइड इक्वल है तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये
30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, अभी फाइंड आउट करते हैं। वैसे चलो ये मान लीजिए इसको, ये x डिग्री होगा, ये भी x, मान लीजिए कि ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री है। क्लियर है? ये x डिग्री का एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट एंगल एस डब्ल्यू वी एंड एंगल वी एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री। इन दोनों एंगल को हमने x डिग्री मान लिया। अब हमको ये पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a triangle is equal to how much, 180 degree. So beta, sum of interior angle of a triangle is equal to 180 degree. So can we write like this angle 30 degree, can we write like this 30 degree plus, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा एस डब्ल्यू बी, ठीक है? तो 30 डिग्री प्लस x डिग्री, 30 डिग्री ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, 180 डिग्री के। ऑल राइट, so can I say like this, 2x is equal to x plus x, 2x degree is equal to 180 degree minus 30 degree. So 2x degree is equal to how much, 180 minus 30 will be 150 degree. So x will be is equal to 150 upon 2, that should be is equal to 75 degree. So बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई how much, 75 degree. It means this x is equal to 75 degree and this x is equal to 75 degree. So can we say like this, therefore the value of, बेटा हमको निकालना क्या था, VSW, एंगल VSW, एंगल VSW, इसका मतलब हमको ये एंगल निकालना था और हमने फाइंड आउट कर लिया। the value of angle VSW is equal to x degree, which is equal to how much, 75 degree. So this is our answer. All right, clear है? Okay बेटा, fine. After allowing a discount of 11.11%, a trader still makes a gain of 14.28%. At what percentage above the cost price does he mark on his good? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ, इतना डिस्काउंट देने के बाद एक ट्रेडर जो है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इतना परसेंट का। तो वो ये कह रहे हैं कि कितने परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वो अपने गुड्स को बेचे। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन हिज गुड, वो अपने गुड्स में कितना मार्कअप करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। आप कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या कॉस्ट प्राइस को x रुपीज मान के नहीं कर सकते? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो कॉस्ट प्राइस को हमने बोल दिया 100 रुपीज। ऑल राइट, सो टेल मी एक्चुअली गेन कितना चाहिए? तो बेटा रिक्वायर्ड गेन कितना है, रिक्वायर्ड गेन, बेटा रिक्वायर्ड गेन जो है दैट इज इक्वल टू 14.28%, ठीक है, इतना गेन हमको चाहिए। ऑल राइट, सो एक फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा आई होप। SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये फॉर्मूला देखो, बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, बट इट्स अ written examination, तो you better you have to write all these things. Okay, so SP is equal to how much, 100 प्लस बेटा गेन परसेंट कितना है, 14.28%, ऑल राइट, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना है, वेरी गुड 100, सो 100 लिख देंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ब्रैकेट के बाहर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? बेटा मल्टीप्लीकेशन है वो, क्लियर है? सो SP क्या लिखेंगे, SP is equal to 100 plus 14.28, it should be 114.28 rupees. All right, so this is the SP which we got. All right, तो ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया SP। क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद देखिए SP आ गया हमारे पास 114.28%। All right, now listen carefully.
आई एम राइटिंग हियर, ओके. लेट mark price of an article, आर्टिकल बोलो गुड्स बोलो एक ही बात है, इज इक्वल टू रुपीज एक्स. बेटा हमने मार्क प्राइस को एक्स मान लिया, उसने बोला था ना एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन हिज गुड्स. ठीक है, तो हमने मार्क प्राइस को कितना मान लिया, एक्स रुपीज मान लिया. ऑलराइट, सो मुझे बताइए डिस्काउंट जो है उसको बेटा डिस्काउंट कितने का हो रहा है, डिस्काउंट कितने का देगा आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो 11.11% का. ऑलराइट, सो ध्यान से सुनोगे, डिस्काउंट किस में दिया जाता है हमेशा, सेलिंग प्राइस में और मार्क प्राइस में. वेरी गुड बेटा, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 11% ऑफ 11.11%. अगर परसेंट को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अपॉन 100. सो बेटा यहाँ लिखेंगे अपॉन 100 इंटू वॉट, दैट शुड बी इज इक्वल टू एक्स. बेटा मार्क प्राइस पे तो आप इस डिस्काउंट को दोगे तो ही तो आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस. तो हमने क्या बोला, 11.11% को कन्वर्ट किया अपॉन 100 इंटू एक्स. ऑल राइट, सो डिस्काउंट आपके पास आ गया, डिस्काउंट आपके पास आ गया 11.11x अपॉन 100. सो दिस इज द डिस्काउंट विच यू गॉट, राइट. ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया डिस्काउंट. क्लियर है, वेरी गुड. देखिए नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा एसपी आया था, एसपी बेटा ये एसपी कितना आया था, जो एसपी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम रबिंग इट. एसपी इज इक्वल टू रुपीज 114.28. ओके, सो एसपी हमारे पास ये था, ध्यान से सुनेंगे. देखिए तो एसपी हमने इस तरीके से निकाला था बेटा, और हमारे पास एसपी जो आया था वो आया था 114.28 रुपीज. डिस्काउंट हमारे पास ये आ गया. मुझे बताइए एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. बेटा डिस्काउंट अलग होता है, डिस्काउंट परसेंट अलग होता है. अब आप बोलोगे नहीं सर दोनों तो डिस्काउंट ही है, डिस्काउंट परसेंट बोलेगा तो इसका मतलब आपको परसेंटेज का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, राइट, एंड दैट इज डिस्काउंट. ठीक है, तो देखिए एसपी जो है एमपी माइनस डिस्काउंट है, मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो बेटा एसपी कितना था 114.28, 114.28 is equal to mark price. We have to find this minus discount. Discount is how much, 11.11x upon 100. तो क्या करेंगे अब हम यहाँ से, आप क्या कर, देखो बेटा एमपी आपने लिया था, लेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एक्स. सो क्या मैं एमपी की जगह एक्स लिख सकता हूँ, यस मैं इसको बिल्कुल एक्स लिख सकता हूँ माइनस 100. सो 114.28 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ 100, सो ये आएगा 100x माइनस 11.11x. सो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो 114.28 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11428 आ जाएगा. क्लियर है, इज इक्वल टू 100x माइनस 11.11x. अब एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ का 100 कहाँ गया, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हुआ, तो 114.28 इंटू 100 करेंगे. एक बच्चा बोल रहा है सर इस तरीके से कैसे लिखा आपने, बेटा पॉइंट हटेगा 2 0 बढ़ाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 11428. ऑलराइट, सो नाउ जस्ट सी, इस तरीके से जब हमने ये किया है तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 11428 इज इक्वल टू 100 में से 11.11 आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा 88.89x. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इज इक्वल टू 11428, इसके डिवाइड में जाएगा 88.89. x कितना हो जाएगा आपके पास 88.89. ऑलराइट, अब हम क्या कर सकते हैं, जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे तो बेटा x की वैल्यू आपके पास आएगी, x इज इक्वल टू 128.56, 128.56. और ये x है क्या, ये x जो है ये एक्चुअली में मार्क प्राइस है. लेट मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज x. तो अब मार्क प्राइस कितना आ गया हमारे पास, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज
128.56, तो हमारे पास मार्क प्राइस आ गया 128.56। ऑलराइट, सो अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, हमको निकालना क्या है, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस आ गया ये 128.56। ऑलराइट, सो ध्यान से सुनो बेटा, परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे, मार्क प्राइस के, तो दैट शुड कम हियर, और कॉस्ट प्राइस, बिकॉज एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बेटा कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस आएगा। ऑलराइट, जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करते हो इनटू 100। क्लियर है? अब देखिए एमपी माइनस सीपी, एमपी कितना है 128.56 माइनस सीपी कितना है, सीपी तो आपने 100 माना था ना स्टार्टिंग पे, वेरी गुड, सीपी 100 माना इनटू 100। क्लियर है? तो बेटा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.56। एक बच्चा कहते हैं सर रुपीज, बेटा परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो दैट शुड कम इनटू परसेंटेज। ओके, सो आप क्या लिख सकते हो, आंसर आ गया आपके पास, नाउ आप ये लिख सकते हो, हेंस द मार्क प्राइस which is MP is 28.56% above the cost price, तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक्स नहीं मान सकते, बेटा एक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे कराया, आप एक्स से भी कर सकते हो। तो अगर आप 100 मानोगे तो कैसे करोगे, 100 आपको सीपी मानना पड़ेगा, फिर आपको गेन परसेंट दे रखा है, तो आप वहां से एसपी निकाल सकते हो। जैसे ही आपको एसपी मिल गया, आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है यहाँ पर, तो आप मार्क प्राइस को एक्स मान लीजिए, फिर क्या कीजिए, डिस्काउंट निकाल लीजिए, और एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, और हम इस तरीके से पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज क्यों निकाला इस तरीके से, बिकॉज पूछा था बट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा ध्यान रखना अबव द कॉस्ट प्राइस, तो हमारा रेफरेंस कॉस्ट प्राइस है, इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। डज ही मार्क ऑन हिज गुड्स, अपने मार्क पे कितना गुड, इस तरीके से करेगा, तो एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑलराइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, तो हमारा आंसर आ गया 28.56, तो वो एमपी इज 28.56 अबव द कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, find the smallest number of 5 digit exactly divisible by 16, 24, 36 and 54। क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, कितने का, 5 डिजिट का, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इनसे। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, मैंने क्या बोल रहा हूँ, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होता है, वेरी गुड, 10। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 10, राइट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आई कैन से 3 and 2। मैंने बोला 3, जो 3 और 2 से डिवाइड हो जाए, तो बेटा सबसे पहले 3, 2 का लो एलसीएम, क्या आएगा 6। तो मैं क्या, अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, तो अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि एलसीएम से डिवाइड करना है, तो 6 से करेंगे, क्या आएगा, 6 × 6, ये 4 बचा। तो ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट, एक्चुअली स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 10 होता है, बट आपसे तो पूछ रहा है ना कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए 2 डिजिट का जो कि 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर निकालना है। ठीक है, बट हमको ये पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का 10 होता है, बट 10 तो ना 3 से डिवाइड होता है, बट 2 से तो डिवाइड होता है, 3 से तो डिवाइड नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसको इन दोनों के एलसीएम से जब डिवाइड किया, तो बेटा हमारे पास इस तरीके से ये आया। ठीक है, रिमाइंडर बचा 4। अगर मैं 10 में ऐड कर दूं, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6 - 4, जो इसका एलसीएम आए, सॉरी जो इसका आंसर आएगा, अगर मैंने उसको ऐड कर दिया इस नंबर पे, विच नंबर, दिस नंबर 10 + 2, 2 क्या है, इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा वो ये रहा। तो 10 + 2 is 12। Now 12 is divisible by 3 also and 2 also। So इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए
जो आई कैन से, चलो 15 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बेटा? 15 से। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है मुझे बताओ? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो होता है 100। 100 होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100। किससे डिवाइड करना है? 15 से, ठीक है। चलो 15 और मान लीजिए कि मैंने बोला 20, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 20 का एलसीएम बेटा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 4 जा 60। तो वी शुड डिवाइड दिस विद 60। क्लियर है? तो बेटा क्या लिखेंगे? 60, बिकॉज एलसीएम से डिवाइड करना है। तो 60 1 जा 60, बचा 40। तो क्या करना था? इन दोनों से जो इनका रिजल्ट आएगा कितना आया? 20, 60 माइनस 40 विल बी 20, और इसमें ऐड कर दो 100 प्लस 20 विल बी 120। नाउ 120 इज डिविजिबल बाय 15 एंड 20 आल्सो, और ये सबसे छोटा है 3 डिजिट का नंबर, जो 15 से क्या हो जाएगा? 15 से और 20 से। अब एक बच्चा बोलेगा सर 105 तो हो सकता है ना 15 से, तो 120 से छोटा 105 है। बेटा 105 केवल 15 से डिवाइड होता है, 20 से नहीं। तो ये 20 से भी होता है। क्लियर है? अभी बच्चा बोल रहा सर 20 से 20 ये कैसे डिवाइड होगा? 120। तो बेटा 6 टाइम्स होता है, 26 या 120। क्लियर है? तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो था कि इस क्वेश्चन का जो आपको कंसेप्ट समझना है वो क्या है। कंसेप्ट था ये। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हाउ मच? दीज नंबर्स। मुझे एक बार बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। आई होप आप सबको एलसीएम निकालना आता है बेटा। 16, 24, 36 और 54 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा एलसीएम? ठीक है। आप 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। जब आप इस तरीके से एलसीएम निकालोगे तो आपके पास एलसीएम आना चाहिए कितना? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 27। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 27। बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम को, बट आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो आप इसको 3 से कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 जा 3, 9 जा 27, 1 1 1, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। ठीक है, ये 1 1 हो जाएगा सब जगह। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब जो भी एलसीएम होगा बेटा इस तरीके से करते हैं। अब आगे से जो भी वीडियो होगी उसमें मैं एलसीएम नहीं बताऊंगा, ठीक। तो चलिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27। बेटा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 432। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ऑल दीज विल बी इज इक्वल टू हाउ मच? विल बी हाउ मच? 432। तो इनका एलसीएम आएगा 432। ऑलराइट। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले एलसीएम निकालो। अब मुझे बताओ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। बेटा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कितना होता है? वेरी गुड, 140। राइट, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। बेटा डिजिट मत, अब एक बच्चा बोलेगा सर जीरो तो केवल 4 ही है, तो 5 डिजिट का कैसे होगा? बेटा डिजिट बोला, 1 2 3 4 5 डिजिट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज दिस। तो मैंने क्या बोला था कि इससे क्या करना है बेटा? आपको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? किससे डिवाइड करना है? इसके एलसीएम से। 432 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? 432। देखो 100 लेंगे तो छोटा है 100, तो 1000 लेना पड़ेगा। 2 टाइम से कैंसिल होगा, दिस विल बी 864। तो ये आपके पास आएगा 6, 10 minus 4 6, 9 minus 1 6 3, 9 minus 6 will be 3, 1, it will be 0 here. So 432 into I think 3 times, yes exactly, it will be 1 2 9 6, yes. So this will be 4, this will be how much? 15 minus 9 will be 6. तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 64। तो मैंने क्या बताया था आपको? यस। सो आप क्या करोगे बेटा? अब 432 minus 64 will be how much? This will be 368. So this is 368. So the number will be
द नंबर विल बी, देन द नंबर विल बी, कौन सा नंबर, वो नंबर 5 डिजिट का और वो भी स्मॉलेस्ट जो इन सब से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, अब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर हैज टू बी 0, रिमेंबर दिस थिंग। कितना हो जाएगा बेटा 1000, ये कितना है 10,000, और ऐड कर देंगे इसमें 368, उसमें भी तो ऐड कर रहे थे 10 + 2, याद आ गया होगा आपको स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल पे। तो कितना हो जाएगा 86310, दिस इज द नंबर, द नंबर इज दिस, ऑलराइट 10368। आपको चेक करना है, क्या कर सकते हो, 16 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, 24 से इस नंबर को डिवाइड करो, और ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट का जो इन सब से डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड, डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ इन दिस ABC is a right angle triangle, बेटा ABC is a right angle triangle, ठीक है, और इवन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, if you want to note this down, तो आप इसको इस तरीके से समझिए, ABC, क्लियर है, और क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से सुनो, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी लिखना कोई गलत नहीं है बेटा, ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि अब देखो जब ये कंडीशन दे दी तो हमको यही नॉमेनक्लेचर रखना पड़ेगा कि BAC मतलब ये वाला एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस एंगल की बात हो रही है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपको AF जो है, AF इज इक्वल टू O है, AF जो है वो OA है, मतलब इसके बराबर है, ये बराबर है OD के, मतलब इसके बराबर है, और ये बराबर है इसके। इसका मतलब एक बात बताओ, ट्राइंगल ट्राइंगल AOF या फिर OAF, अगर मैं OAF की बात करता हूँ बेटा, OAF मतलब इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल पे क्या है, ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल पे OA बराबर है OF के, वो बराबर है किसके, AF के, ये दे रखा है आपको कंडीशन, OA OF और AF ये तीनों बराबर हैं। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है और इक्वल होती है, वेरी गुड, कि सर ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड वी नो दैट in equilateral triangle all the angles is equal and they are equal to 60 degree, okay, very good, so this is equal to 60 degree because this is one angle of this equilateral triangle, this is also equal to 60 degree and this is also equal to 60 degree, कि sir because this is an equilateral triangle that is why all the angle are equal to 60 degree, so we can say that angle F, angle A, angle O is equal to 60 degree, fine। आपको एक और कंडीशन गिवन है कि EO is parallel to CA, ध्यान से सुनो बेटा, EO this line is parallel to CA and DO is parallel to BC, DO this line is parallel to this BC, if I just extend this line like this, DO I am extending this line like this, okay, this one DO line I am extending like this here, okay, मैंने DO को extend किया बेटा एक इस तरफ और एक, I can extend the line, okay, we can extend the lines, और इस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड किया, ध्यान से सुनिएगा, सो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये DO वाली लाइन है जो एक्सटेंड करी, ये BC वाली लाइन है जो हमने एक्सटेंड करी, क्लियर है, वो कह रहा है DO जो है पैरेलल है BC के, और बेटा CA जो है इसके लिए कैसे रिएक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल की तरह, ध्यान से सुनना, कैसे रिएक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जो है दिस इज F, देखो ये F है तो ये 60 डिग्री हुआ, अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, दिस इज पॉइंट C, सो बेटा ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, ये एंगल 60 डिग्री है, अब आपको कह रहा है कि EO जो है, मतलब ये EO वाली लाइन है, और बेटा ये थी CA वाली लाइन, ठीक है, ये CA वाली लाइन थी, मतलब इस पॉइंट पे C है
और इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से कर दो। अब देखो अगेन दिस 60 इज बीइंग इक्वल्स टू दिस 60, मतलब ये जो है ये इसके इक्वल होगा अगेन दिस, ऑलराइट। सो बेटा दिस x विल बी इज इक्वल टू हाउ मच अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग EO इज पैरेलल टू CA, क्लियर है, EO जो है वो पैरेलल है CA के। हम EO को एक्सटेंड कर सकते हैं ना आगे तक इस तरीके से, इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अगेन आई एम रिपीटिंग AOF जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल? बिकॉज ये कंडीशंस गिवन है, जब साइड इक्वल होती है बेटा तो वो एंगल जो ट्रायंगल जो होता है वो इक्विलेटरल होता है। एंड बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल कंडीशन इज ऑल एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, सो ये सब 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो 60 डिग्री होने के बाद आपको कंडीशंस गिवन है कि DF इज पैरेलल टू दिस BC एंड CA इज पैरेलल टू दिस EO या OE, ठीक है। तो उसकी वजह से ये टू लाइन जब पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट करे तो बेटा इनको बोला जाता है, ये होते हैं आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑलराइट। सो बिकॉज ऑफ दैट x विल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो आवर आंसर विल बी एंगल AF हो तो 60 डिग्री था ही था, तो बेटा बताइए कितना हो जाएगा, एंगल OEB विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑलराइट, फाइन। चलिए इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से डील करना था, क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see beta, in this question a man buys dry fruit at ₹100, ₹80 and ₹60 per kilogram, okay, he mixes them in the ratio 3:4:5, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि 100, 80 और 60 पर किलोग्राम के हिसाब से उसने क्या परचेज किया, ड्राई फ्रूट्स परचेज किए, ठीक है। और उसने उनको ही मिक्सेस देम इन द रेशियो, उसने मिक्स किया किस रेशियो में, 3:4:5 बाय वेट। तो एक्चुअली बाय इट्स वेट मींस W1, W2, W3, उसके वेट के हिसाब से उसने उनको मिक्स किया 3:4:5 में, ऑलराइट। एंड सेल्स इट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, 50% के प्रॉफिट को उसने उसको बेचा। एट व्हाट प्राइस पर केजी डज ही सेल द ड्राई फ्रूट, पर केजी के हिसाब से उसने उन ड्राई फ्रूट को किस पर केजी, देखो व्हाट प्राइस पर केजी मतलब कितने रुपीस पर केजी के हिसाब से उसने उनको बेचा होगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे बेटा, W1, W2, W3 आपको कैसे दे रखा है, 3:4:5 में, ठीक है। तो मैं देखिए मैंने आपको बहुत बार ये बताया था और इवन आप इस तरीके से समझ सकते हो। कॉमन मल्टीपल हम क्या लेंगे, रेशियो में चीजें हैं बेटा तो कॉमन मल्टीपल सेम आएगा, ठीक है। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो बेटा W1 कितना हो जाएगा बताइए, दैट विल बी 3x, W2 4x, W3 5x। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर A:2:3 है तो हम इसको कॉमन मल्टीपल x दोनों से क्यों लेंगे, ठीक है। तो बेटा एक बात सुनो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक्चुअली x इसीलिए लिया जाता है कि वी हैव सो मेनी डिफरेंट नंबर्स हियर। हम यहाँ पे बहुत सारे नंबर पुट ऐसे कर सकते हैं जिनका रेशियो 2/3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, मान लो आपने 5 पुट किया तो 5×2=10/5×3=15। आप कैंसिल करोगे 2/3 आया, तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया, दोनों को 5 से किया। ऐसे में कितने सारे नंबर पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे मान लो कि 8 पुट करता हूँ तो 8×2=16/8×3=24। सो 2×8=16। आप मान लीजिए कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 8×2=16, 8×3=24, 2/3। रेशियो ऑफ 2/3 ही आएगा कब, हम यहाँ पे कॉमन नंबर रख सकते हैं और वो कॉमन नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1.5। तो हमको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या वो नंबर होगा, दैट इज वाई वी जस्ट टेक इट एज x। तो दोनों में x रखते हैं, क्लियर है। सो अब ध्यान से सुनोगे, तो रेशियो में हमेशा इस वजह से कॉमन एक ही रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे x रख दिया हमने, कोई बोलेगा y तो बेटा y भी रख सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो लेट दिस बी 3x, 4x एंड 5x। मुझे एक बार बताइए इन तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा बेटा। मान लीजिए कि आपने लेट द टोटल वेट
बी 12 kg। बेटा टोटल वेट आप 12 kg मान लो, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा 3x प्लस 4 W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों का जो वेट होगा ही मिक्सेस देम इन द रेशियो बाय वेट। अब मैं तीनों को अगर ऐड कर दूं उसके वेट्स को तो टोटल वेट आ जाएगा, तो मैंने 12 kg मान लिया, वो लेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं। सो दिस विल बी 5x इज इक्वल टू 12 kg। सो 12x इज इक्वल टू 12 kg, तो बेटा x आ जाएगा आपके पास 12/12, इट विल बी 1 kg। क्लियर है? या फिर आप ऐसे समझो कि टोटल वेट आपने 12 माना है, तो मुझे एक बार बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 kg, तो मुझे बताइए W1 कितना होगा 3 into 1 kg, विच दैट विल बी इज इक्वल टू 3 kg। W2 कितना होगा बेटा 4 into 1, दैट विल बी इज इक्वल टू 4 kg, एंड W3 इज इक्वल टू हाउ मच 5 into 1, इट विल बी इज इक्वल टू 5 kg। तो W1 3 kg, W2 4 kg, W3 5 kg। क्लियर है? इस तरीके से आ गया। और अगर एक बच्चा डायरेक्टली ऐसे भी लिखता है ना, लेट द वेट बी 3 kg, लेट द वेट्स बी 3 kg 4 kg 5 kg, तो भी सही होगा, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली लिख रहा है। तो चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमको W1 W2 W3 मिल गया बेटा कितना 3 kg मिल गया। ऑलराइट, मतलब W1 3 kg मिला, W2 4 kg मिला, W3 हमको 5 kg मिला। अब हम आगे चलते हैं, तो हमने बोल दिया है कि जो वेट्स हैं वो कितने कितने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर W1 3 kg, W2 4 kg और W3 5 kg। सो द सी W1 3 kg किस प्राइस से खरीदा, तो मुझे बताइए प्राइस ऑफ, क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए प्राइस ऑफ W1, बेटा प्राइस ऑफ W1 बताइए कितना होगा 3 इंटू 1 kg का 100 रुपीज है, तो 3 kg का कितना हो जाएगा W1 के लिए 300 रुपीज हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं प्राइस ऑफ टोटल ड्राई फ्रूट, और ये कौन सा प्राइस होगा जल्दी से बता दो, कौन सा प्राइस होगा, वेरी गुड, इट विल बी कॉस्ट प्राइस, बिकॉज बाय किया है, परचेज किया है, ठीक है। परचेज किस में करते हैं कॉस्ट प्राइस में, सेल किस में करते हैं सेलिंग प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टोटल ड्राई फ्रूट विल बी हाउ मच W1 3 kg, 1 kg 100 का है तो 3 kg 300 रुपीज का होगा, प्लस इवन में इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 3 into 100 प्लस W2 4 into 1 kg की कॉस्ट 80 रुपीज प्लस 5 into 1 kg की कॉस्ट 60 रुपीज। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा आपके पास 300 प्लस 320 प्लस 300, सो हो जाएगा 920 रुपीज। ऑलराइट, सो बेटा कॉस्ट प्राइस जो आ गया दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल ड्राई फ्रूट इज हाउ मच 920 रुपीज। ऑलराइट, आपको दे रखा है कि जब उसने इस तरीके से ये खरीदे हैं तो एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस परसेंट, उसने इतने में उसको प्रॉफिट परसेंट में बेचा है। तो मुझे एक बार बताइए बेटा गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट, gain percent is equal to gain upon CP into 100. Always loss and gain is calculated on CP, so that is why we are writing CP here. Now gain का फॉर्मूला क्या होता है, गेन कब होता है, गेन कब होता है जब SP बड़ा होगा CP से। तो बेटा गेन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं SP माइनस CP, SP माइनस CP। क्लियर है? वेरी गुड। अब गेन परसेंट कितना है 50%, तो क्या हम 50% लिख सकते हैं इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP। CP इज हाउ मच, CP अभी CP बताया, CP कितना है 920, तो बेटा CP की जगह में क्या लिख देंगे 920 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से केवल 0 से 0 कैंसिल हुआ बेटा, तो 92 के क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है 50 में, तो क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 इंटू 92, और यहाँ पे लिखना चाहिए SP माइनस CP ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटा ये 10 इसके साथ डिवाइड में लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हटा के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अपॉन हाउ मच
10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो SP माइनस CP आ गया, आई एम राइटिंग इट हियर, SP माइनस CP कितना आ गया, 92 into 5 is how much, 92 into 5, 5 to the 10, 9 5 to 45 और 1 46, सो SP माइनस CP आ गया बेटा 460, और SP मुझे निकालना है, पूछा था ना एट व्हाट प्राइस पर केजी, पर केजी के लिए पूछ, अभी तो ये SP टोटल का आ रहा, बिकॉज जो कॉस्ट प्राइस था वो टोटल ड्राई फ्रूट का था कॉस्ट प्राइस, ठीक है 920, तो जो SP आएगा टोटल का आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 460 प्लस CP, तो बेटा SP ऑफ टोटल ड्राई फ्रूट, टोटल ड्राई फ्रूट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 460 प्लस CP कितना है, CP कितना है, वेरी गुड 920, सो ये हो जाएगा आपके पास, जब आप दोनों को ऐड करोगे ₹1380, तो बेटा ये क्या आया 1380 रुपीज, ठीक है, SP ऑफ टोटल ड्राई फ्रूट, हमको तो पर केजी का निकालना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि therefore प्राइस ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट पर केजी, टोटल ड्राई फ्रूट पर, देखो हम पर केजी के हिसाब से बोलेंगे तो टोटल निकला आपका SP 1380 अपॉन हाउ मच 12 क्यों, देख लो इन तीनों को ऐड करोगे तो 12 आया, तो ये इतना रुपीज आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ रहा होगा आपके पास 12 1 12, 12 1 12, 12 5 60 रुपीज, तो 115 रुपीज जो आ गया वो आ गया क्या, वो आ गया बेटा पर केजी का प्राइस जो है वो 115 रुपीज, एट व्हाट प्राइस पर केजी डज ही सेल द ड्राई फ्रूट, तो कितने में बेचेगी वो 115 रुपीज में, या बेचेगी वट एवर इट इज 115 रुपीज में, ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, अगेन अगर इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है बेटा तो दोबारा से वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, an express train traveling at 80 km/h overtakes a goods train twice as long and going at 40 km/h on a parallel track in 54 seconds. How long will the express train to cross the platform of 400 meter long? एक्चुअली आपसे टाइम पूछ रहा है, ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन है, कौन सी ट्रेन बेटा, हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 400 मीटर लॉन्ग, कितनी देर में ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को, जो इसकी लेंथ 400 मीटर प्लेटफॉर्म है, कितनी देर में ये ट्रेन उसको क्रॉस करेगी, आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इनको डील करना चाहिए, तो ध्यान से सुनोगे आप एक बार बेटा, कुछ चीजें मैं पहले बता रहा हूं आपको, देखो ये एक प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन चल रही है, और वो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी स्पीड है 80 km/h, क्लियर है, 80 km/h, ऑलराइट, ध्यान से सुनो, दिस इज वन प्लेटफॉर्म, और इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 80 km/h की स्पीड से चल रही है, राइट, और इसी के पैरेलल में एक ट्रैक है, इसी के पैरेलल में एक ट्रैक है बेटा, इसमें कौन सी ट्रेन चल रही, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है 80 km/h, ओवरटेक्स अ गुड्स ट्रेन, ओवरटेक कर रही है गुड्स ट्रेन को, और वो गुड्स ट्रेन जो है, तो इसका मतलब इस तरीके से इसमें कोई गुड्स ट्रेन चल रही है, और उसकी जो स्पीड है एंड गोइंग एट 40 km/h, ये ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्पीड से इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी इस डायरेक्शन पे जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन पे जा रही है, क्योंकि उसने बोला ओवरटेक, बेटा ओवरटेक करने का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो आप यहाँ पे, जैसे कोई रोड है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप मान लीजिए अपनी, आप ड्राइविंग कर रहे हो, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पे कोई दूसरा व्हीकल है, आप जब इसको ओवरटेक करोगे, तो ओवरटेक जब आप करोगे तो इसका मतलब दोनों आप सेम पोजीशन पे चल रहे हो, सेम डायरेक्शन पे चल रहे हो, तभी तो ओवरटेक करोगे ना आप, तो इसका मतलब यह है, ओवरटेक से हमको ये क्लियर होता है यहाँ पर
कि ये जो हमारे पास ट्रेन है दैट इज गोइंग लाइक दिस, ओके, ये ट्रेन इस तरीके से जा रही है, गुड्स ट्रेन, और ये इस तरीके से जा रही है, तो दोनों के डायरेक्शंस आर सेम, राइट। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव when they are going in the same direction, relative speed of टू ट्रेन कौन कौन सी? गुड्स ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, कितनी हो जाएगी बेटा? 80 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी रिलेटिव स्पीड है? ये बात ध्यान रखिएगा, विच व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव स्पीड। ऑलराइट, सो मुझे बताइए एक बात ध्यान से, ये जो उसने लिखा है ट्वाइस एज लॉन्ग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन 54 सेकेंड, इस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस किया कितने टाइम पे? इन 54 सेकेंड्स में। क्लियर है? 54 सेकेंड में क्लियर किया बेटा? तो मुझे एक बात बताइए, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर पे है और ये 54 सेकेंड है। इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज टाइम आपके पास सेकेंड पे गिवन है, टाइम आपके पास 54 सेकेंड है, इस ट्रेन ने इस ट्रेन को 54 सेकेंड पे कवर, मतलब आप क्या किया बेटा? ओवरटेक किया। ठीक है, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस जो उस ट्रेन ने ट्रेवल करी होगी, तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिकॉज ऑफ दैट, पहली बात ये स्पीड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर है तो बेटा 1000 अपॉन आर है तो 60 इंटू 60। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या करेंगे बताइए? 2 3 2 5 से 10, 2 3 6 बेटा 5 अपॉन, देखो जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस क्वांटिटी को जो भी यहाँ पे गिवन होगी, और अगर हमको रिवर्स करना है तो 18/5 करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसका ये रहा, क्योंकि 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर होंगे और बेटा 1 आवर पे 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 5/18, 2 9 18, 2 2 4 लाइक दिस। सो इट शुड बी 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये अभी स्पीड आई है, ये केवल स्पीड है। क्लियर है? अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डिस्टेंस। ऑलराइट, सो मुझे वो बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आई एम राइटिंग हियर विद द अनदर पेन आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर दिस आई एम राइटिंग विद दिस पेन हियर, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस जो आ जाएगी, स्पीड 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड है, इनटू इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 54, so 9 6 54, that should be in meter, so it should be 600 मीटर। और भाई सो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 600 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 600 मीटर। ऑल राइट, सो आई एम रबिंग दिस। बेटा रिलेटिव स्पीड कैसे लिखेंगे? इन दोनों को माइनस, अगर ये इस देखो, अगर ये इस डायरेक्शन पे आ रही होती 40 किलोमीटर से, तो बेटा लिखते 80 + 40, रिमेंबर दिस थिंग। ओके फाइन, सो नाउ जस्ट सी, तो हमको डिस्टेंस मिल गया 600 मीटर। ऑल राइट, डिस्टेंस मिल गया 600 मीटर। अब ध्यान से सुनोगे, लेट द लेंथ ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ मान लो L सेंटीमीटर। जो इसमें जो ट्रेन इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, मान लो कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? L सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो इसको ट्रेन, ये जो है ना, ये ट्रेन ही मान लो कि ये ट्रेन है। ठीक है, तो इसकी लेंथ L है, अब इसको ट्रेन मान लो, तो बेटा इसकी लेंथ 2L होगी, इससे ट्वाइस है। ठीक है, तो ये L सेंटीमीटर अगर है, तो लेंथ ऑफ, मुझे बताओ, गुड्स ट्रेन कितनी होगी? इज वेरी गुड कि सर 2L सेंटीमीटर होगा, यही तो बोला। अब सेंटीमीटर लेंगे या मीटर लेंगे? बिकॉज देखो उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला था कि ट्वाइस एज लॉन्ग एज। ठीक है, तो हम इसको मीटर में लेना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन पे हमको मीटर पे कैलकुलेशन करनी है, तो यू शुड टेक इट इन मीटर, राइट। सो नाउ जस्ट सी, उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। उसने ये बोला
L प्लस 2L कितना हो जाएगा, कितना होगा ध्यान से बताओ बेटा, लेंथ है ना इसकी ये, और इस गुड्स ट्रेन की लेंथ 2L है, इन दोनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, इट शुड बी 600 मीटर। क्यों? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है उसने इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर इस तरीके से आएगा। ऑलराइट, क्लियर है? फाइन बेटा, 3L जो है वो 600 मीटर हो जाएगा, तो L हो जाएगा कितना, 200 मीटर। सो इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 200 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस ट्रेन की जो लेंथ है वो आ गई 200 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 400 मीटर। कौन सी ट्रेन की, गुड्स ट्रेन की। तो आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन, कितना टाइम लगाएगी एक्सप्रेस ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। भाई ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, कितना टाइम लगाएगी किसको क्रॉस करने में, इस प्लेटफॉर्म को, जो कि 400 मीटर लॉन्ग है। और ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है, एक्सप्रेस ट्रेन बोल रहा है तो वो 200 मीटर की है, तो ये 200 मीटर की ट्रेन इस इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। तो बेटा ध्यान से सुनो, क्या लिखेंगे, इन दो, बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से जब जाती है तो उन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करते हैं, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसी वजह से हमने 600 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखो, सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म विच इज 400 मीटर लॉन्ग, ठीक है, मैं लिख देता हूं, टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म विच इज 400 मीटर लॉन्ग इज इक्वल टू, बेटा कितना होगा, टाइम टेकन, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस के लिए क्या बोला मैंने, वेरी गुड, डिस्टेंस इज, ट्रेन की डिस्टेंस तो आएगी, साथ में ट्रेन की डिस्टेंस 200, साथ में प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, अपॉन स्पीड कितनी है, किस स्पीड से जा रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, बेटा ये 80 है ना, 80, देखो ये है 80, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी जो स्पीड है वो 80 है, तो 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 80 इंटू 5/18। ऑलराइट, तो क्या लिखेंगे, 600 अपॉन 600, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 2 are 2 4s are like this, so it should be 200 upon 9। ओके, सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे, 600 अपॉन 200 इंटू 9, बिकॉज 9 ऊपर चले जाएगा, इससे कैंसिल होगा, तो ये आएगा 27 सेकेंड। सो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाया, 27 सेकेंड्स। क्लियर है? एक्सप्रेस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाया, 27 सेकेंड। ऑलराइट, इस तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि अगर ट्रेन इस तरीके से है, देखो ये इधर जा रही और ये भी इधर जा रही, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, रिलेटिव स्पीड। अगर ये इधर है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से जा रही है, ठीक है बेटा, तो इसकी जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, वी हैव टू ऐड देम, हमको उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड, एंड वी नीड टू फोकस ऑन देम, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन बेटा हर बार पेपर में आता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 इज दिस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर दिस ABCD। ABCD आपको फिगर दे रखा है, इज ए स्क्वायर ऑफ साइड दिस,
अच्छा, स्क्वायर की साइड दे रखी बेटा, ये एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी 14 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये है 14 सेंटीमीटर, ये भी है 14 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, सो दिस विल बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ऑलराइट। नाउ जस्ट सी, ऑल साइड्स आर 14 सेंटीमीटर, 14 बिकॉज स्क्वायर है बेटा, सारी साइडें इक्वल होगी, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ आपसे ये पूछ रहा है कि शेडेड रीजन का आप एरिया बताइए। तो एक बात बताओ, देखो ये पूरा एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, और इस तरीके से ये वन सेमी सर्कल, ये सेकंड सेमी सर्कल, और दोनों का जो डायमीटर है वो 14 है। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है मान लो, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हुआ, और ये अगला सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हुआ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो हमको ये मिल जाए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर बोलता हूँ इसका, तो मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, और मैं माइनस कर दूंगा अगर इतने इतने पार्ट को, इस वाले को, किसको, इसको और इसको, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हमको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब कि वन सेमी सर्कल, देखो एक सेमी सर्कल ये रहा, और उसी का ट्वाइस कर दोगे तो इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे लिखता है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो बेटा वो भी ठीक होगा, क्लियर है। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर, बेटा साइड कितनी है स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का एरिया हाफ हो जाएगा इसका, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ऑल राइट। सो साइड स्क्वायर, साइड इज 14 इंटू 14 विच इज द side into side will be 14 into 14 minus 2 into pi will be 22 upon 7 into this 2 से 2 कैंसिल हुआ into बेटा रेडियस, ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो ये जो होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल बनाऊं, इस पार्ट को भी यहाँ ऐड कर दूं, तो ये डायमीटर हुआ बेटा इस सर्कल का, रेडियस होता है ये वाला पार्ट, दिस इज रेडियस, ओके। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, सो रेडियस कितना है, डायमीटर 14 है, 14 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाउ मच, देखो 14 इंटू 14 विल बी 196 माइनस 7 7 जा 49 इंटू 22, देखो 7 7 जा 49 नहीं, 7 से 7 तो बेटा कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 दैट विल बी इज इक्वल टू 154, आंसर विल बिकम 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आप यहाँ पे लिखोगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ इसको लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को बेटा डील करना था, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है ये। In this question it is given in a factory
द प्रोडक्शन रोज टू 48400 फ्रॉम इतना। बेटा देखो 40,000 था, उससे राइज हुआ 48,400, राइज हुआ, बड़ा है। क्लियर है? तो ये पहले था, ये बाद में हुआ। इन 2 ईयर, कितने ईयर में हुआ? 2 ईयर्स में हुआ, 2 ईयर में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ ग्रोथ बताइए, मतलब किस रेट से बढ़ रहा होगा पर एनम, मतलब पर ईयर में। तो रेट पूछा है, रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर, पर एनम का मतलब पर ईयर। ठीक है, किसका पूछा है? प्रोडक्शन। एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो रेट निकालना है हमको, बहुत इजी है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ अ फॉर्मूला विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो बेटा हमको फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। क्लियर है? जिसमें एन क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो यहाँ पे 2 ईयर दे रखा है। तो बेटा अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या? देखो मुझे एक बार बताइए, फाइनल वाली जो चीज होती है दैट इज द अमाउंट, दिस दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल। क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आज मान लीजिए कि 100 रुपीज को आपने 2 ईयर के लिए बैंक में रखा और आपको जो मिला वो आफ्टर 2 ईयर आपको मान लीजिए 500 मिला। ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली था, तो आपको क्या मिलेगा? ये होगा अमाउंट, जो टोटल मिलेगा ये होगा प्रिंसिपल जो आपने रखा था। तो उस तरीके से ही हमने इसको भी इक्वेट किया है। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास कितना है बेटा? 48,400। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा अमाउंट जो है वो आ जाएगा 48400 डिविजन विद 40000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर वी नीड टू फाइंड आउट अपॉन 100 विच बेटा, क्योंकि आर तो हमारे पास क्या है? इस परसेंट से बढ़ता है। ठीक है, एन है 2 ईयर्स, सो 10 से 10 कैंसिल हो गया इस तरीके से, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा 484 अपॉन 400। ध्यान से सुनोगे, here I am writing 484 upon 400 is equal to 1 plus r upon 100 to the power n, or it should be 2. All right, it should be 2, taking square root both side। बेटा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये हटके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 484 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ऑल राइट, अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये कैसे लिख दिया आपने? बेटा देखो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो 4 है, तो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है। तो अब हमने क्या बोला? देखो ये हमको पता है कि x की पावर m उसकी होल पावर n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x की पावर mn। तो बेटा 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 2। 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 या फिर 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर टू दी पावर 1/2, अगेन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब टेकिंग स्क्वायर रूट का मतलब होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 हटेगा, अंडर रूट जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये डाउट वैसे तो होना नहीं चाहिए था, बट अगर जिसको भी है तो उसके लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से होता है बेटा। तो अब ध्यान से सुनना, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 484 अपॉन अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ दिस, लाइक दिस, 1 प्लस आर अपॉन 100। और बेटा ये होता है कितने का? 22 का। क्लियर है? कर लो बेटा, 22 इंटू 22, 484 आ गया, सिंपल है। क्लियर है? तो 22 अपॉन अंडर रूट 400 विल बी 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। जब ये 1 इधर आएगा 22 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। So 22 upon 20 minus 1 is equal to r upon 100. 22 LCM लेंगे, 20 upon 20 is equal to r upon 100। तो जब ये कैंसिल होगा ये हो जाएगा आपके पास
2/20 इज इक्वल टू R/100, विच इम्प्लाइज दैट, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 100/20 इज इक्वल टू R, इससे कैंसिल ये होगा, इट विल बी 10. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, रेट इज इक्वल टू, जो ये R होता है ना बेटे परसेंट में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो रेट आ गया आपके पास 10% पर एनम. ऑलराइट, तो इस रेट से उसने क्या किया, इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ ग्रोथ कितना आ गया पर एनम, रेट ऑफ ग्रोथ आ गया बेटा आपके पास 10. आप लिखोगे देयरफॉर, आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर रेट ऑफ ग्रोथ per annum is equal to 10%. All right, clear है, fine. Next क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. दिस क्वेश्चन, नाउ जस्ट फोकस इन दिस क्वेश्चन. एक्चुअली अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. अगर आप देखो बेटा, अगर बड़े बच्चे होते, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर ये पेपर मतलब कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन कर रहे होते, तो मैं बोलता कि हिट एंड ट्रायल मेथड यू कैन ऑप्ट, राइट. आपको ऑप्शंस होते तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर सकते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे, बट ये डिस्क्रिप्टिव है तो आपको वैल्यूज लेनी पड़ेगी. ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी. आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द नंबर जो बॉक्सेस में आएगा, तो आप एज्यूम कर लो कि इसमें ए था, बी था, सी था, डी था, हमको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है. तो ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ए प्लस बी कितना दे रखा, ए प्लस बी हाउ मच, 10 दे रखा है. ए बी सी डी, बेटा ए प्लस बी दे रखा है 10, क्लियर है, ए प्लस बी 10 है. देन ए प्लस सी, ए प्लस सी है 19 इज इक्वल टू 19, ये गिवन है, ठीक है. ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी बेटा कितना है 19, ठीक है. ए प्लस सी जो है वो 19 है. अगली इक्वेशन बी प्लस डी, बहुत बढ़िया, बी प्लस डी कितना है, इक्वल टू 7, बी प्लस डी 7 के बराबर है. और सी माइनस डी, सी माइनस डी 8 के इक्वल है. सो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस. कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो. और अगर लिखना चाहो, चलो ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया. अब ध्यान से सुनना, ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी. अगर हम ए को सॉल्व करना चाहें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी, ठीक है. और अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें, सेकंड वाली में, इस वाली इक्वेशन पे, इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो बेटा क्या लिखोगे, एक ही जगह में क्या लिखोगे, 10 माइनस बी, 10 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19. तो सी माइनस बी आपने लिखा 19 माइनस 10, कितना हो गया, सी माइनस बी 9. एक इक्वेशन आपके पास ये भी आ गई कि सी माइनस बी जो है वो 9 के इक्वल है. क्लियर है, सी माइनस बी जो है वो 9 के इक्वल है. क्लियर है. तो इसको कोई नई इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर मैंने बोला 5. मैं कह रहा हूं यहाँ पे ध्यान से सुनना, ऐड इक्वेशन 5, ऐड इक्वेशन 5 विद व्हाट. अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको पहले रीजन बता देता हूँ. देखो, इक्वेशन 5 में आपको बी दिखा और इक्वेशन 3 में भी बी दिखा, बट 3 वाली इक्वेशन पे प्लस का बी है और इस 5th वाली इक्वेशन में माइनस का बी है. तो एक्चुअली हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन 5 को अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 3 के साथ, 3 के साथ, तो बेटा क्या आएगा, ध्यान से बताओ. 3 के साथ अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, सी माइनस बी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 7 प्लस 9. तो इससे कैंसिल हुआ ये, सी प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच, 16. ऑलराइट, और ये कोई इक्वेशन मान लो 6 है, ठीक है. तो c प्लस डी 16 है. अब c माइनस डी कितना है, c माइनस डी ये रही इक्वेशन नंबर 4, 8 इक्वेशन नंबर 4. तो दोनों को देखो, मैंने एक बात बताई थी या फिर एक बात समझ लो,
इन दोनों का जैसे सेम साइन हो गया तो डायरेक्ट दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐड किया c प्लस सी, 2c इज इक्वल टू 16 प्लस 8 इज 24, तो c की वैल्यू आ गई 12। हमको बस एक चीज की वैल्यू मिलनी थी, अब हम सारी वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू 12 मिल गई, अगर यहाँ c की वैल्यू 12 पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस सी 19 है ना बेटा, तो ध्यान से सुनना, a प्लस सी 19 है, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 से a प्लस सी 19 है और c की वैल्यू 12 आ गई, तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 19 माइनस 12, a आ जाएगा कितना बताइए। वेरी गुड, a विल बी इज इक्वल टू 7। पहली हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a आ गया हमारे पास 7, क्लियर है। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, क्लियर है बेटा। ध्यान सुनो, b, अब हम क्या करेंगे, देखो c माइनस डी, मुझे c की वैल्यू पता लगी ना, तो मैं लिख सकता हूं कि c माइनस डी 8 के इक्वल है, क्योंकि c जो है वो 12 है, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू डी। अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8 और d इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो d हो जाएगा 12 माइनस 8 विल बी हाउ मच, 4। तो बेटा d की वैल्यू हो गई 4, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ऑलराइट, अब b निकालना है, तो a प्लस बी जो है 10 है और a की वैल्यू 7 है, 7 प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 10 माइनस 7, b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू 7 प्लस c की वैल्यू 12 प्लस 7 19 सेटिस्फाइड, 7 प्लस 3 10 सेटिस्फाइड, 12 माइनस d की वैल्यू 4, 12 माइनस 4 8 सेटिस्फाइड, 3 प्लस 4 7 सेटिस्फाइड। इसका मतलब हमारे पास आ गई a की वैल्यू, हमारे पास बेटा a की वैल्यू जो है वो है 7, b की वैल्यू हमारे पास है 3, c की वैल्यू हमारे पास है 12 और d की वैल्यू हमारे पास है 4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। कभी भी आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। टफ नहीं है बेटा, इक्वेशंस है, बस सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे था तो अब डायरेक्टली सॉल्व हो नहीं सकता था, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमको इक्वेशन देखी भाई माइनस बी प्लस बी, तो दोनों को कैंसिल करना था तो ऐड कर दिया, हमें इक्वेशन मिली, फिर ये कैंसिल हुआ तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इनको सॉल्व। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। एक्चुअली ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइट, इजी है, टफ नहीं है। देखो कैसे, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को क्या नंबर रिप्लेस करेगा। तो अब एक बच्चे ने क्या सोचा कि सर 13 इंटू 13 169 होता है, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमने ले लिए 24, अब उसने आगे पढ़ा भी नहीं, तो उसने सीधा क्या 25 इंटू 25 625 होगा, 62 इसका आंसर होगा, तो वो 62 रख के आ गया आंसर। गलत, ऐसे नहीं होता। आपको देखो, जब आप कोई भी रीजनिंग, जैसे मान लो क्वेश्चन रीजनिंग से बिलोंग करता है, तो अगर आप इसमें कुछ चीज अप्लाई कर रहे हो तो तीनों के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। थर्ड वाले का आंसर नहीं पता, इन दोनों पे सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे कैसे सोचते हैं। 13 इंटू 13, देखो 13 इंटू 13 विल बी 169, और अगर मैं सब इन 169 एक नंबर है, अगर मैं इसके सम करूं डिजिट्स का, तो बेटा कितना आएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, तो 16 जो है क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उस नंबर का सम ऑफ डिजिट ये आंसर होगा। ये बन रहा है कैसे, 24 इंटू 24, बेटा 24 इंटू 24 होता है कितना, 576, तो 576 मतलब 5 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 18, तो ये बना 18। अगेन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आया उसका सम ऑफ डिजिट जो होगा वो आंसर होगा। अब तो बहुत आसान हो गया, तो सर 25 इंटू 25 तो 625 होगा, तो 6 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इट शुड बी 13, सो 13 हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, ओके, नाउ जस्ट सी, दिस इज द क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि भाई 12 इंटू 12 जो है वो 9 के इक्वल है, क्लियर है। 23 इंटू 23 जो है वो 16 के इक्वल है, तो बताइए 34 इंटू 34 जो है वो किसके इक्वल होगा।
तो एक बच्चे ने जल्दी से बोला कि सर 12 इंटू 12 जो होता है 144 होता है, तो 1 + 4 जो होगा वो 9 हो जाएगा। तो सर ये 9 हुआ। तो सर 23 इंटू 23 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 529। तो सर ये 529 होगा, 5 + 2 + 9, तो सर ये हो जाएगा 16। तो सर ये 16 इस वजह से हुआ, राइट, ये 16 इस वजह से हो गया, 9 ये रहा। तो सर 34 इंटू 34 जो होगा 1156 होगा। इन सबको ऐड करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 6 + 5 11 + 2 13। सो द आंसर विल बी 13। तो सर इसका आंसर होगा 13। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा हमने 20 तक इस वीडियो में डिस्कस किया, फ्रॉम 11 to 20। जो भी आप लोगों की क्वेरी है, जिस पार्ट में आपको अगर डाउट हुआ होगा, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।